व्हाट्सअप पीपल, हमारे पिछले वीडियो में हमको ये पता चल गया कि डायपोल होता क्या है। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक डायपोल के लिए कितना फील्ड बनता है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है एक्सियल पोजीशन का। मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यार वी हैव ए नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एंड द distance between the two charges in this case is equal to twice L. The center of the electric dipole is located at the origin. ये हो गया हमारा x axis, ये हो गया हमारा y axis। तो x axis जो है यही हमारा एक्सियल लाइन है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द एक्सियल पोजीशन। तो हमने क्या किया, हमने ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट चूज किया और हमको ये निकालना है कि p पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस डायपोल कितना होता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, एकदम आसान है, बस करना पड़ेगा एक बार। तो देखते हैं, चलो ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पर P पॉइंट में कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डोमिनेंस होगा। एज बिकॉज दिस पॉइंट इज क्लोजर टू प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो डायग्राम में दिख रहा होगा कि E1 वेक्टर का लेंथ E2 वेक्टर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, ये ऑब्जर्व करना। अभी अगर मैं E1 वेक्टर कितना वो लिखना चाहूँ, electric field due to plus q, and the formula is kq by distance square. So kq by distance square, and what is the distance of this point p from plus q? ध्यान से देखना, point p का plus q से distance कितना होगा, ये जो distance है वो कितना होगा, this is r minus l। और एक बार ये जो distance है वो कितना होगा, that is r minus l। तो in this case that is r minus l the whole square। इज दैट क्लियर। और E1 वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, E1 वेक्टर का डायरेक्शन है आई कैप की तरफ। क्लियर, ये हो गया प्लस क्यू का एक्सप्रेशन। अभी आएगा माइनस क्यू का एक्सप्रेशन जिसको हम E2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला, दैट इज के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस प्लस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l प्लस r। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज r प्लस l द होल स्क्वायर। ये हो गया। डायरेक्शन देने के लिए E2 वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम डायरेक्शन क्या दे सकते हैं, माइनस आई। तो ये हो गया फील्ड E1 वेक्टर E2 वेक्टर। तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा E वेक्टर वो क्या होगा, दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। एकदम आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने पहले नहीं सुना है। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, आई कैप को बाहर रखते हैं, के क्यू को बाहर रख देते हैं। ठीक है ना, के क्यू को बाहर रख देते हैं। के क्यू को अगर बाहर रख देंगे तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस एल द होल स्क्वायर, माइनस ऑफ यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाई आर प्लस एल द होल स्क्वायर, और बाहर बचेगा आई कैप। ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ध्यान से। ऐसे दिस इज के क्यू, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके ऊपर पहले से एक स्क्वायर था तो हमने ये स्क्वायर लिख दिया, और ऊपर क्या होगा, ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा आर प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एल द होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो दिस इज आर प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एल द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ लिखते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नीचे हो गया, दिस इज के क्यू, नीचे है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा देखो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर होगा 2RL, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2RL मतलब 4RL। तो यहाँ हमने लिख दिया, दैट इज 4RL। इज दैट क्लियर। तो यही सिर्फ बचेगा। डायरेक्शन के लिए हम आई कैप लिख के रख सकते हैं, डायरेक्शन के लिए हम आई कैप लिख के रख सकते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज के इंटू क्यू इंटू 2L लिख सकते हैं। ठीक है ना, और एक 2 बच जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, के क्यू इंटू 2L, और एक 2 बच जाता है, उसको हमने लिख दिया 2, और एक R भी बच जाता है, इस R को भी हम यहाँ लिख देते हैं 2R। ठीक है, और नीचे आ गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। क्या तुमने Q इंटू 2L को कभी पहले देखा है? हैव यू सीन दिस बिफोर? Q इंटू ट्वाइस L, कम ऑन, इट इज वन ऑफ द चार्ज इंटू distance between the two charges. So Q into twice L can be written as what? P. So यहाँ पर हमने लिख दिया that is 2 Kp
r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। अभी हम छोटा सा एक कंडीशन इम्पोज करेंगे और वो कंडीशन ये है कि इफ़ r इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू व्हाट l, सो ऐसे केस में मैं लिख सकता हूँ कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एज बिकॉज r स्क्वायर बहुत बड़ा है, l के रिस्पेक्ट में इन दोनों को माइनस करूँगा तो नियरली क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर ही बचेगा। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट r स्क्वायर। तो ये कंडीशन जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली इस कंडीशन को पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दैट इज 2kp, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर आई कैप लिख के रखता हूँ, एक r होगा ऊपर, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, अंदर r स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर मतलब r4 हो जाएगा, एक आई कैप यहाँ पर बचा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पर r क्यूब बचेगा। तो अभी हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना, दैट इज 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब, और आई कैप कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ p vector, because p vector is also pointing from negative to positive। so हम i cap को नहीं लिख के हम इस बार p के ऊपर ऐसे एक वेक्टर साइन दे सकता है, because i cap and p vector का डायरेक्शन क्या है, सेम। और ये जो है दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट द पॉइंट p on the axis, that is equal to 2kp by r cube। मतलब रिजल्टेंट फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन है, दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से याद रहेगा। ठीक है, और एक छोटा सा चीज़ मैं बता के रख सकता हूँ कि सर आपने इस लोकेशन को क्यों चूज़ किया, इस लोकेशन को चूज़ करते तो क्या होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव का डोमिनेंस होता है E2 वेक्टर, यहाँ पर प्लस क्यू E1 वेक्टर ये होता और E1 वेक्टर वीकर होता, E2 वेक्टर क्या होता, स्ट्रॉन्गर होता, तो रिजल्टेंट फील्ड इसी डायरेक्शन में आता। यहाँ पर भी हम E2 माइनस E1 ही करते एंड कैलकुलेशन ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम रहता और रिजल्ट एक ही आता। समझ में आया, चाहे वो एक्सिस के इस तरफ हो चाहे वो एक्सिस के इस तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। फाइन, इसको कॉपी करो, बिकॉज इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ओके, कॉपी दिस डाउन। अभी हम ये देखते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक डायपोल कितना फील्ड बनाता है। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव दे आर प्लेस्ड अलोंग द एक्सियल लाइन, लेकिन ये जो तुमको वर्टिकल लाइन दिख रहा है इसी को ही हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। यार इक्वेटोरियल लाइन का डेफिनेशन क्या था, ये जो वर्टिकल लाइन है ये इन दोनों के स्पेस को, जो गैप है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। एल डिस्टेंस टोटल ट्वाइस एल डिस्टेंस, और इक्वेटोरियल ओरिजिन से, इफ आई से दिस इज द ओरिजिन से आर डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर हमको रिजल्टेंट फील्ड बताना है। क्या बताना है, रिजल्टेंट फील्ड मतलब यहाँ पर हम एक +1 कॉलम चार्ज इमेजिन करेंगे, -q +1 कॉलम को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज E1 वेक्टर, +q +1 कॉलम को रिपेल करेगा, दैट इज E2 वेक्टर। ठीक, लॉजिकली देख के आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम, ये वाला डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम। सो अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर, एंड इन दिस केस द डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट ओवर के ऊपर स्क्वायर आता है तो रूट ओवर होगा गायब। ठीक है ना, तो ये फील्ड है। और तुमको ये भी पता हो जाना चाहिए अब तक कि अगर मैं अभी E1 और E2 को रिजॉल्व करूँ तो E2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट, E1 का cos थीटा वाला कंपोनेंट ही जिंदा रहेगा। E2 का जो साइन वाला कंपोनेंट है और E1 का जो साइन वाला कंपोनेंट होगा, दे विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर। सो फाइनली अगर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और मुझे पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो E के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज KQ बाई E के जगह हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना होगा, बेस कितना होगा, L, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा दैट इज बेस हो गया L बाई हाइपोटेन्यूज के जगह हम ये लिखेंगे, मतलब ये वाला लेंथ, और वो होगा रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, बिकॉज 2 है ना ऐसा, इंटू 2। इसके लिए मैंने ये लिख दिया, इसका वैल्यू भी तो एग्जैक्टली सेम होगा तो हमने इंटू 2 लिख दिया। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, दैट इज k इंटू क्यू इंटू 2l, और नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये याद दिलाने के लिए मैंने q एंड ट्वाइस एल को एक साथ रखा, ताकि तुमको ये याद आए कि q इंटू ट्वाइस एल डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, प्रीवियस केस हमने जो कंडीशन अप्लाई किया था, इस बार भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, और वो कंडीशन ये है कि r का जो वैल्यू है वो l के सामने बहुत बड़ा है। दैट मीन्स, नेक्स्ट लाइन, इफ r is much greater as compared to l, then I can say r square plus l square will be tending to what? r square। करेक्ट? अब तक तो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ e के जगह तो क्या मिलेगा, दैट इज के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के अंदर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, 2 चला जाएगा, सिर्फ आर क्यूब बचेगा। सो दिस इज के पी बाई आर क्यूब। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी चीज़ को अगर हमको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फील्ड और ये हो गया पी वेक्टर। पी वेक्टर पॉइंट कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो रिजल्टेंट फील्ड है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। रिजल्टेंट फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। इसका मतलब है जो डायरेक्शन को अकाउंट में लेने के लिए हमको एक माइनस साइन देना पड़ेगा। सो ई वेक्टर अलोंग द इक्वेटोरियल पोजीशन इज माइनस के पी बाई आर क्यूब। आया समझ में? एकदम सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो हमने एक्सियल पॉइंट पे पढ़ लिया, हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर किसी रैंडम लोकेशन पे एक डाइपोल के लिए रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, फाइन। ओके, अभी हम एक जनरल पॉइंट पे, एक रैंडम पॉइंट पे एक डाइपोल के लिए कितना फील्ड बनता है वो देखेंगे। और ये डिस्कशन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है, छोटा सा ट्रिक है, सुन के मज़ा आएगा। तो ध्यान से सुनो। इसको तो पहचानते ही हो, डाइपोल है। दिस इज पी वेक्टर, दिख रहा है ये ब्लैक बोल्ड लाइन, एरो साइन दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा पी वेक्टर। तो इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे ये एक जनरल पॉइंट है पी, दिख रहा है? आर डिस्टेंस पे एक जनरल पॉइंट है पी। और ये जो आर लाइन है ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हो गया एक रैंडम पॉइंट। ठीक है ना? तो मुझे उस पी पे, इस पी पे रिजल्टेंट फील्ड बताना है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी सुनो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। क्या तुम ये मानते हो कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विच मीन्स यहाँ जो मैंने पी लिख के रखा है ये पी एक वेक्टर है। ये जो ब्लैक कलर का बोर्ड लाइन दिख रहा है ये एक वेक्टर है, एंड वेक्टर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, इस ब्लैक वाले वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो ये जो वेक्टर है पी वेक्टर, उसका एक कंपोनेंट हो गया ये वाला जो तुमको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है इट हैज़ बीन टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। आर जिस तरफ है उसी डायरेक्शन में इस कंपोनेंट को लिया गया है। सो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? अगर ये पी वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट ये हुआ, तो इसी पी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा, बिकॉज ब्लू एंड रेड, एज बिकॉज दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दे हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो ये ब्लू वाला एक कंपोनेंट है जिसका नाम हमने दिया P1 वेक्टर, और ये रेड वाला पी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है दैट इज P2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो एज बिकॉज दिस इज थीटा, सो पी का ये जो पी है, पी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज P1 इज एक्चुअली P cos थीटा। तो P1 की जगह हमने क्या लिख के रखा? P cos थीटा। और एक बार ये अगर P है तो ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? P cos थीटा, तो P cos थीटा। और इस रेड वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा? P sin थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ऐसा क्यों किया, इससे क्या बेनिफिट? देखो, सबसे मज़ेदार चीज़ यही दिखाई देगा तुमको। अभी
फॉर द टाइमिंग नाउ आई एम आस्किंग यू पीपल टू फॉरगेट पी वेक्टर। क्या पी वेक्टर दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं दिखाई दे रहा। यू आर नॉट लुकिंग एट पी वेक्टर। पी वेक्टर वैनिश हो चुका है। अभी तुम्हारे पास 2 डायपोल्स है कहानी में। कितने सारे डायपोल्स है? 2 डायपोल्स है कहानी में। एक ब्लू वाला डायपोल, एक रेड वाला डायपोल। बस ऐसा ही सोचना है, ठीक है? एक ब्लू वाला डायपोल, एक रेड वाला डायपोल। नाउ आई एम आस्किंग यू पीपल टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द ब्लू वाला डायपोल। इज दैट क्लियर? सब लोग ब्लू वाले डायपोल पे फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाला डायपोल दिख रहा है। तो ये जो ब्लू वाला डायपोल है, तो ब्लू वाले डायपोल को दिख रहा है भाई मुझे तो यहां पर फील्ड बताना है। तो ब्लू वाले डायपोल को रियलाइज होता है ये जो पी पॉइंट है वो तो एक्चुअली मेरे एक्सिस पे लाई करता है। बिकॉज अगर ये P1 वेक्टर है, अगर ये ब्लू वाला डायपोल है, तो ये लाइन तो उसका एक्सिस बनाना, और पी पॉइंट तो इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ P1 वाला डायपोल, ठीक है? तो हमको ये पता है कि एक्सिस पे फील्ड कितना बनता है। तो P1 वाले डायपोल के एक्सिस पे जो ये P पॉइंट है उसके लिए जो फील्ड बनता है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P1 वेक्टर। मैंने सिखाया था पहले कि एक्सिस में P वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है फील्ड का भी वही डायरेक्शन होता है। तो P1 वेक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इसी तरफ ही बनेगा, डायरेक्शन ऐसा ही होगा, सेम एज P1, और उसका वैल्यू कितना होगा? E1 वेक्टर, ठीक है ना? तो मैं E1 के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूं? याद है ना एक्सिस पे क्या होता है? 2kp/r³। दैट इज 2kp की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? P1 डिवाइडेड बाय व्हाट? r³। इज दैट क्लियर? 2kp1/r³। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे, दैट इज 2kp1। P1 कैन बी रिटन एज व्हाट? p cos थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? r³। आया समझ में? मजा आ रहा है सुन के? अभी देखो, नाउ फॉरगेट अबाउट द ब्लैक वेक्टर, फॉरगेट अबाउट द ब्लू वेक्टर। नाउ तुमको सिर्फ P2 वेक्टर ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? P2 वेक्टर ही दिखाई दे रहा है। और ध्यान से देखो कि अगर ये P2 वेक्टर है तो P2 वेक्टर बोलेगा अरे ये तो हो गया मेरा इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? मेरे लिए ये लाइन तो इक्वेटोरियल लाइन है, और मुझे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा। तो अगर ये डायपोल है, ये अगर इक्वेटोरियल लाइन है, मुझे पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। P2 वेक्टर अगर इस तरफ है तो E2 का डायरेक्शन ठीक P2 वेक्टर के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? चलो फॉर्मूला याद है, दैट इज kp2 डिवाइडेड बाय व्हाट? r³। अभी P2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज p sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? r³, ठीक है ना? अच्छा, अभी अगर हमको वहां पर रिजल्टेंट फील्ड निकालना है वो होगा E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का वेक्टर रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट इन दिस केस इज रूट ओवर ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। चलो इसको जल्दी से करते हैं। E1 स्क्वायर कितना होगा? दैट इज 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r³ प्लस ये कितना हो जाएगा? दैट इज kp sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? r³। सॉरी, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर आएगा। तो रूट ओवर के बाहर कौन कौन जा सकता है? रूट ओवर के बाहर जा सकता है तुम्हारा kp/r³, और रूट ओवर के अंदर कौन रह जाएगा? 2 cos थीटा तो होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर कौन बचेगा? दैट इज sin स्क्वायर थीटा। अभी इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या क्या मिलेगा हमको देखते हैं। दैट इज kp/r³, और अंदर देखो sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो इन दिस केस क्या आ जाएगा? दैट इज 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में? इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम फाई भी निकाल लेते हैं। tan phi क्या होगा? tan phi, what is phi first? Phi is the angle made by the resultant vector with E1. So tan phi क्या होगा? Come on, perpendicular by base, perpendicular होगा E2, E2 by base कितना होगा? E1, E2 by E1 करते हैं। Come on, E2 क्या होगा? E2 होगा kp sin theta by r³, that is kp sin theta by r³, और E1 के जगह हम लिख सकते हैं 2kp cos theta, 2kp cos theta डिवाइडेड बाय r³। r³ एक को मार देता है, kp को मार देता है, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा tan थीटा बाई 2। बस यही है जो समझना था। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? हमने P वेक्टर के लिए फील्ड नहीं निकाला, हमने P वेक्टर को तोड़ के P1 P2 बनाया। P1 के लिए एक्सियल पॉइंट पे हो गया, P2 के लिए वही पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया। इसी आइडिया को यूज़ करके हमने बहुत आसानी से ये कंक्लूजन डिराइव किया है। आई थिंक सो तुमको मज़ा आया होगा। सो डन फॉर टुडे।